दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, यस सर। एक मिनट रुको। दिख रहा है ना अभी? यस सर। गैसियस स्टेट, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में मेनली हम लोगों को जो पढ़ना है, ये पढ़ना है 3 स्टेट ऑफ मैटर। तुम लोग पढ़े होगे, लेक्चर 1 है ये। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के बारे में डिटेल में पहले से पढ़े होगे ना। डिफरेंस तो पता होगा ही। टोटल कितना स्टेट ऑफ मैटर होते हैं? 3। 3 होते हैं, और उसके आगे नहीं है। हाँ सर, सेमी सॉलिड और एक ठो और था। सेमी सॉलिड, ये क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर नहीं पढ़े हो? प्लाज्मा। यस सर। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है? फोर्थ तो प्लाज्मा हो गया, फिफ्थ क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। इसको 9th में तो दिया हुआ है, नहीं पढ़े हो ये सब? बोलो, पढ़े थे या नहीं? 9th में था या नहीं था, बताओ। हाँ सर था। कुछ भी याद नहीं है पहले का तुमको? चलो, तो टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिफरेंस नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेनली डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, सॉलिड, लिक्विड और गैस को ही पढ़ते हैं। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को कंसिडर करना है गैसियस स्टेट, ठीक है। गैस वाले के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो गैस के बारे में पढ़े होगे कि गैस का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारा चीज तो पढ़े ही होगे। गैसेस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वीक या स्ट्रॉन्ग, बताओ। ठीक। तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? हाई या लो? हाई सर। तो हाई इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। शेप क्या होगा? गैस का शेप फिक्स होता है क्या? नो सर। तो हम लोग लिख सकते हैं शेप एंड वॉल्यूम, ये दोनों चीज जो है गैस का फिक्स, नॉट इंडेफिनिट। फिक्स, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो ये सारा गैसेस के फीचर्स हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी गैस का क्या होता है? हाई या लो? गैसेस कॉम्प्रेसिबल आसानी से होंगे, ठीक है। तो हाईली कॉम्प्रेसिबल लिख सकते हैं हम लोग। तो ये सारे फीचर्स हो गए गैसेस के, ठीक है। अब इसमें गैसेस जो मेनली यहाँ पे पढ़ना है ना, 2 टाइप के गैसेस हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक होता है जो आइडियल गैस होता है, ठीक है। एक होता है रियल गैस। आइडियल और रियल, ये दोनों को अलग अलग पढ़ना है हम लोगों को। आइडियल और रियल में क्या है, देखो, कोई भी गैस जो है वो आइडियल की तरह भी बिहेव कर सकता है और रियल की तरह भी बिहेव कर सकता है, दोनों की तरह हो सकता है। बट सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? कंडीशंस में फर्क आ जाएगा, ठीक है। सेम गैस जो है, कंडीशंस चेंज करने पे उसको आइडियल की तरह भी बिहेव कराया जा सकता है, उसको रियल की तरह भी। तो पहले हम लोग आइडियल वाला केस देखते हैं, रियल वाला बाद में देखेंगे, ठीक है। तो रियल में क्या क्या होता है? तो आइडियल गैस, किसी भी गैस को अगर आइडियल एज्यूम करोगे, ठीक है, तो उसमें 2 एजम्पशंस लिया जाता है। तो आइडियल गैसेस के केस में 2 एजम्पशंस, 2 एजम्पशंस लिए जाते हैं। वो 2 एजम्पशंस क्या क्या है?
तो ये इंपॉर्टेंट है दो एजम्पशंस। पहला जो एजम्पशन लिया जाता है आइडियल गैस के केस में, इसमें एज्यूम किया जाता है कि देयर इज नो इंटर molecular interaction between gaseous molecules। ठीक है, तो यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर डिस्टेंस पर रहता है ना, तो ऑब्वियसली उनमें जो इंटरेक्शन होता है बहुत ही वीक होता है। तो आइडियल गैस अगर एज्यूम कर रहे हो, उसको आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंटरेक्शन वीक मतलब बिल्कुल जीरो मान लेंगे हम लोग। ये एज्यूम करेंगे कि दो गैस के मॉलिक्यूल्स अगर हैं कंटेनर में तो उनके बीच में आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल इंटरेक्शन क्या है, जीरो। तो पहला एजम्पशन लिए लिया जाता है। दूसरा एजम्पशन ले लिया जाता है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल is negligible in comparison to the total volume of the container। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर जैसा देखो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये ऐसे हैं, तो इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है V है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो हम लोग वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ गैस लिखेंगे तो हम लोग क्या ले लेते हैं, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ऑफ गैस हम लोग मान लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है ये इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटा है तो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ना। तो जितना गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा वो खुद के वॉल्यूम जो हम लोग लेते हैं वो क्या होता है कि फ्री वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम है फ्री जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, वो वॉल्यूम लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ही फ्री है। उस तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम है वही फ्री वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम ऑफ द गैस भी उतना ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक एजम्पशन हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो ऑब्वियसली गैस मॉलिक्यूल जो होंगे उनका भी कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, तो वो वॉल्यूम हम लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। किसके कंपैरिजन में, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के कंपैरिजन में। तो उसके कंपैरिजन में हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है ये बहुत ही छोटा है और उसको हम लोग आसानी से नेग्लेक्ट कर। तो ये दो एजम्पशंस अगर कंसिडर करोगे तो वो गैस कौन सा गैस कहलाता है, आइडियल गैस। ठीक है, तो पहला एजम्पशन कंसिडर करना है तुमको कि गैस मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो है, और दूसरा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स जो है ये नेग्लिजिबल है। किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, कंटेनर। कंटेनर के कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ये नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये है आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का एक इक्वेशन तुम लोग पढ़े होगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पढ़े हो ये, पीवी इक्वल टू एनआरटी, सुने हो या नहीं ये क्वेश्चन, मोल कॉन्सेप्ट में भी ये बताया गया होगा, बताया गया था। हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? अरे रिस्पॉन्ड कर यस दो सर। कोई। बोले पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये इक्वेशन सुने थे पहले या नहीं सुने थे, पहली बार सुन रहे हो? बोलो। पता नहीं सर। इस इक्वेशन को बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे सारे टर्म्स का मतलब क्या हुआ, पी देखो ये है प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस, पी क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस। वी क्या डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। एन क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। मोल। ठीक है, आर क्या डिनोट कर रहा है, कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, और टी, टेम्परेचर।
हाँ, तो टेम्परेचर जो यहाँ पे लेना है ये हमेशा केल्विन में लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्रेशर के यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं बताओ। पी यहाँ पे डिनोट कर रहा है प्रेशर है, पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ द गैस। तो प्रेशर का यूनिट्स क्या क्या हो सकता है बताओ तो। प्रेशर पास्कल, का, टॉर, बार। हाँ, तो इसमें प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है ये पास्कल होता है, या फिर इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर देखे होगे प्रेशर का यूनिट एटीएम में भी लिखा जाता है, या फिर बार में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे कन्वर्जन ये सबका आना चाहिए। तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है ये 1 पास्कल के बराबर है, ठीक है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल दोनों सेम ही चीज है। एसआई यूनिट पास्कल को हम लोग पीए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एटीएम का रिलेशन क्या होता है, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एटीएम और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये रिलेशन है, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर है। तो 1 ATM में इतना पास्कल होता है। कन्वर्जन आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। और 1 बार जो होता है, 1 बार इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बार और एटीएम में हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। तो क्या रिलेशन आ सकता है बताओ तो, 1 ATM और 1 बार में हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार, लिख सकते हैं या नहीं बताओ। यस सर। ठीक है, तो इसको नियरली हम लोग सेम ही मान लेते हैं 1.013 है, तो जब कैलकुलेशन करोगे तो ऑलमोस्ट सेम एज्यूम कर सकते हो। 1 ATM इज नियरली इक्वल टू 1 बार ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, 1.013 डेसिमल होता है, ठीक है। या फिर इसमें देखोगे एक mm/Hg यूज होता है, सेवन mm/Hg सिक्सटी 760 mm/Hg लिया जाता है, ठीक है। तो 1 ATM किसके बराबर होता है, 760 mm of Hg। हाँ, 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm/Hg, ठीक है। तो ये सारे प्रेशर के यूनिट्स हो गए, ठीक है। पी हो गया प्रेशर, जिसके ये सारे यूनिट्स हैं। अब इसमें से कोई भी यूनिट दिया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना तुम लोग, ये कन्वर्जन आना चाहिए, क्लियर है ना। इसमें एक यूनिट और भी होता है, टॉर, सुने हो। टॉर। हम्म। यस सर। तो टॉर और एटीएम में क्या रिलेशन है। तो 1 ATM, ठीक है, ये यहाँ लिख दे रहा है, सॉरी। तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ प्रेशर के यूनिट्स हो गए, ये सब ध्यान रखना है। और कन्वर्जन भी आना चाहिए तुम लोगों को, कैसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये, क्योंकि कोई भी एक यूनिट में दिया रहेगा तो तुमको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने आना चाहिए। ये हो गया पहला टर्म, हो गया प्रेशर। तो प्रेशर के ये सारे यूनिट्स हो गए। फिर उसके बाद कौन सा टर्म है फॉर्मूले में, वॉल्यूम। तो वी होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो वॉल्यूम के क्या क्या यूनिट हो सकता है। तो वॉल्यूम वी का यूनिट देखोगे मीटर क्यूब होता है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब होता है, या फिर लीटर होता है, या फिर मिलीलीटर होता है। ये सारे यूनिट्स होते हैं ना वॉल्यूम के। क्या और कुछ होता है। तो मीटर क्यूब और लीटर में क्या रिलेशन है बताओ तो, ये तुम लोग पढ़े होगे। 1 मीटर क्यूब कितना लीटर के बराबर होता है।
याद है कुछ? हम्म। तो ये ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, चलो ये हमेशा, ये अगर याद रहेगा तो बाकी सारे कन्वर्जन्स कर सकते हो आसानी से। तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर हो गया? कितना लीटर हो गया 1 मीटर क्यूब? 1000 1 मीटर क्यूब लीटर। 1000 लीटर। तो ये अगर कर लिए तो इसमें बताना 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा और 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा। ये दोनों बताओ तो। 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 डेसीमीटर में कितने लीटर्स होंगे ये बताना है। हो गया? सर 10 लीटर। 10 10 लीटर लीटर। वाह, मैथ्स तो तुम लोग का बहुत अच्छा है जी। और बाकी लोग का हुआ? बाकी लोग क्यों नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा है? कितना हुआ 1 मीटर क्यूब? अगर 1000 लीटर है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? बोलोगे? हेलो, करेगा कोई रेस्पॉन्ड? तुम्हारा 10 लीटर आया। हम्म। आदित्य, यस सर। और बाकी दूसरे का? बाकी कोई नहीं क्लास कर रहा है? कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आता। मोहित, मोहित, आवाज आ रहा है तुमको? और सर डेसीमीटर में 100 लीटर। छोड़ो, तुम रहने दो। डेसीमीटर में 100 लीटर हो गया? क्या मैथ्स पढ़े हो यार तुम लोग। 1 मीटर क्यूब में है 1000 लीटर, ये याद है कि नहीं? हाँ सर। तो 1 मीटर क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं। यही होता है ना 1 मीटर क्यूब। ये है 1000 लीटर के बराबर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अरे जल्दी जल्दी बोलो यार। 100 ये सारा चीज हमको नहीं पढ़ाने का है। ये तुम लोग नहीं पढ़े हो मैथ्स में? हाँ सर, वो क्यू छूट गया था सर, सॉरी सर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इधर 100 इंटू 100, ये कितना हो गया? 10 टू द पावर कितना आ गया? ठीक। 6 हो गया। 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। और उधर कितना है? 10 टू द पावर 3 है।
3 है। लीटर। तो यहाँ पूछा गया था तुमसे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, तो 10⁻³ लीटर बाई 10⁻⁶ कितना हो गया? 10⁻⁻3। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। और 10⁻³ लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीलीटर लिख सकते हैं। हाँ सर। तो ये ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 मिलीलीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये सारा चीज केमिस्ट्री में तुम लोगों को बताना होगा। 8-9 में ये सब तो बताया जाता है मैथ्स में। 1 डेसीमीटर में कितना हो गया बताओ? 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा? 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, पहले यही बता दो। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, यही नहीं पता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है। सर 10 मीटर। 10 डेसीमीटर ना, तो इसको हम लोग 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर सब में वैसे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर हो गया, इधर 10 डेसीमीटर और इंटू 10 डेसीमीटर, और ये इधर 1000 लीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये तीनों 1000 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना लीटर हो गया, बताओ फटाफट। 1 लीटर। 1 लीटर। ठीक है, फिर कर लोगे ना आप कन्वर्जन। तो ये हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इन सब में से किसी में भी दिया जा सकता है, ये आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो P और B हो गया, नेक्स्ट क्या क्या बच गया? N। N होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। ठीक है, R जो है यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में R का कांस्टेंट है, तो R का वैल्यू फिक्स होगा। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज यूज कर सकते हैं R के? तो R का पहला वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो ये वाला टर्म मेनली यूज किया जाता है जहाँ पे एनर्जी वाला टर्म हो। थर्मोडायनेमिक्स में ये ज्यादा यूज होगा, जहाँ पे जूल के फॉर्म में दिया रहेगा और नीचे मोल केल्विन है। ठीक है, आर का दूसरा वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एट्रियम पर मोल केल्विन। तो ये वाला वैल्यू कब यूज करना है तुमको? जब वॉल्यूम तुमको लीटर में दिया हो, प्रेशर एटीएम में दिया हो, और बाकी मोल तो मोल में रहेगा और टेम्परेचर केल्विन में दिया हो, तब ये वाला वैल्यू यूज करोगे। तो इस चैप्टर में मेनली जो वैल्यू आएगा ये यही वाला वैल्यू यूज करना है, 0.0821। इसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करने के लिए, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1/12 भी मान सकते हैं। एग्जैक्टली 1/12 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और तीसरा वैल्यू होता है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो ये भी एनर्जी वाला टर्म है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा। तो अगर एनर्जी वहां जूल में दिया है तो 8.314 वाला यूज करोगे, और एनर्जी अगर केल्विन में दिया है तो ये वाला वैल्यू यूज करोगे। ठीक है, तो ये वाला मेनली तुमको यूज करना है जब प्रेशर दिया रहेगा तुमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब में, और टेम्परेचर दिया हो केल्विन में, तो ये वाला वैल्यू यूज करोगे। और वॉल्यूम अगर लीटर में दिया है, प्रेशर अगर एटीएम में दिया है, टेम्परेचर केल्विन में, और मोल रहेगा मोल में ही, तो ये 0.0821 ये आर का ये वैल्यू यूज करना है। ठीक है, और कैलोरी वाला भी ये एनर्जी वाला टर्म होगा। थर्मोडायनेमिक्स में मेनली ये दोनों यूज होगा। तो पहला और तीसरा वाला वैल्यू था थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादातर यूज होता है। इस चैप्टर में मेनली देखोगे 0.0821 वाला वैल्यू यूज करेंगे।
ठीक है, क्लियर है ना। और टी क्या डिनोट करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ध्यान रखना, टेम्परेचर को हमेशा यहाँ पे केल्विन स्केल में लिखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो है वो केल्विन है। तो डिग्री सेल्सियस में कभी भी पुट नहीं करोगे, कन्वर्ट करने आता है ना। टेम्परेचर इन केल्विन स्केल दैट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस कितना ऐड करते हैं हम लोग? 273। 273। तो एग्जैक्टली 273.15 होता है, ठीक है, लेकिन 273 लेके भी सॉल्व कर सकते हो आसानी। तो टेम्परेचर हमेशा कौन से स्केल में पुट करना है यहाँ पे इस फॉर्मूले में? केल्विन स्केल में। डिग्री सेल्सियस में कभी भी पुट मत करना। समझ में आ रहा है? तो ये सारे टर्म्स के मतलब हो गए यहाँ तक। तो ये इक्वेशन में सारा चीज समझ में आ गया ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी में कि किसका वैल्यू क्या क्या होता है और क्या क्या यूनिट्स हो सकते हैं उसके। ठीक है, इसी इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग, कौन सा इक्वेशन है ये? आइडियल गैस इक्वेशन। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो, तो फिर आगे हम लोग मूव करते हैं। ये अगर समझ में आ गया तो आगे हम लोग मूव करते हैं गैस लॉज। तो वेरियस गैस लॉज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो लॉ पढ़ना है हम लोगों को, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ एक्चुअली है क्या? बॉयल साइंटिस्ट का नेम था, रॉबर्ट बॉयल। तो ये एक लॉ दिया था। तो ये क्या था इसका डेफिनेशन? कि फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, अमाउंट भी फिक्स है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ठीक है। अमाउंट फिक्स है मतलब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होगा, और टेम्परेचर फिक्स है। तो यहाँ पे रिलेशन दिया गया है, प्रेशर ऑफ ए गैस is inversely proportional to its volume, ठीक है। तो मतलब बॉयल्स लॉ एक्चुअली में ये एक प्रेशर वॉल्यूम पी और वी के बीच में रिलेशन देता है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ये बोला गया कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और मोल्स ऑफ गैस तो फिक्स ही है, ठीक है। तो ये है बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट। तो इसको अगर ऐसे लिखे हम लोग, P इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है K इंटू 1/V लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से लिख दिए कि P इंटू वी का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? कोई कांस्टेंट K के इक्वल रहेगा, ये कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि P1V1 इक्वल टू P2V2 इक्वल टू P3V3। ये इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, किसी कांस्टेंट के बराबर रहेगा। ठीक है, इसको ग्राफ के थ्रू भी हम लोग शो कर सकते हैं। तो जैसे मान लो इसका ग्राफ देखा गया है कि प्रेशर और वॉल्यूम अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों का ग्राफ का नेचर जो है कुछ इस टाइप का आता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बनता है कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर ऑफ द गैस जो है ऐसा डिक्रीज होगा, ये लीनियर डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है।
ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोल फॉर्म में है ये, ठीक है। इस तरह से ये डिक्रीज होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा। लेकिन प्रेशर वर्सेस 1/v का जब ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे हम लोग प्रेशर ले रहे हैं और एक्स एक्सेस पे 1/v, तो इसका ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू k इंटू 1/v है। तो ये कुछ ग्राफ क्या है, y इक्वल टू mx के फॉर्म का है। तो ये ग्राफ देखोगे 1/v के वर्सेस अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ग्राफ के, जैसे इस इक्वेशन को देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रेशर इज इक्वल टू k इंटू 1/v है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, लॉग ले रहे हैं दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर लॉग ले लोगे बोथ साइड में तो क्या आ जाएगा, ये लॉग p इधर आ गया और लॉग a इंटू बी है, क्योंकि लॉग k इंटू 1/v है, तो इसको हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं, लॉग k और प्लस log 1/v लिख सकते हैं ऐसा, बोलो। यस सर। और log 1/v को हम लोग माइनस log v भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये log k और log 1/v को माइनस log v भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्म हो गया। अब इन दोनों को अगर ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना नेचर क्या होगा, तुम लोग खुद बताओ। एक केस में हम लोग ले रहे हैं y एक्सेस पे है log p और x एक्सेस पे है log v, पहला केस ये है। और दूसरा केस है x एक्सेस पे है log y एक्सेस पे है log p और x एक्सेस पे है log v। दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो तो कैसा आएगा नेचर। आ गया, आया। बोलो हाँ या नहीं, कुछ बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग। नो सर, नहीं आया। किसी का बना? नो सर। चलो यहाँ देखो, इसमें स्ट्रेट लाइन होगा क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा है।
तो log p वर्सेस log v देखते हैं हम लोग। तो पहले ये वाला कर, तो इसमें देखोगे ये y एक्सिस पे ले रहे हैं, ये x एक्सिस पे ले रहे हैं, तो y इक्वल टू ये mx प्लस c वाला ग्राफ नहीं दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। स्लोप क्या आ जाएगा यहाँ, -1 है, नेगेटिव स्लोप है, तो यहाँ पे ग्राफ इसका कैसा आ जाएगा, कुछ ऐसा मिलेगा ग्राफ का नेचर, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप होगा या नहीं। और ये जो इंटरसेप्ट है जिसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं हम लोग, तो y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये log k के बराबर हो जाएगा, है ना। और स्लोप अगर तुमसे पूछा जाए इस ग्राफ का स्लोप कितना हो जाएगा, ये स्लोप -1 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। हेलो, नो सर, हम्म, नो सर, नहीं समझ में आया। y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म पढ़े हो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मैथ्स में। हाँ सर। तो उसमें y और y क्या होता है, वाई एक्सिस, m क्या होता है, m क्या होता है, गोल हो क्या पूरा मैथ्स में। मैथ्स नहीं आता है बिल्कुल भी। हेलो, अरे 9th 10th में मैथ्स नहीं पढ़े हो बिल्कुल भी। हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। आदित्य, अरे रेस्पॉन्ड करोगे। हेलो, 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 अरे आवाज आ रहा है या नहीं। हेलो, 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 बोलो, आवाज आ रहा है। मोहित कुमार, मोहित, आदित्य, छोड़ ना, देखो जब log p वर्सेस log v ग्राफ प्लॉट करेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म है। c जो है यहाँ पे y इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। और log v जो है ये x एक्सिस पे ले रहे हैं, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, तो स्लोप जो है ये कोफिशिएंट होता है, तो m के जगह पे यहाँ पे -1, तो इसका स्लोप हो गया -1। जो log p वर्सेस log 1/v जब प्लॉट करेंगे हम लोग, तो ये हो गया y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे हो गया log 1/v।
तो इसका स्लोप यहाँ, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो स्लोप 1 हो गया। तो मतलब ग्राफ जो आएगा वो पॉजिटिव स्लोप के साथ जाएगा। लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट का वैल्यू है c। ठीक है, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होकर यहाँ से कुछ स्टार्ट होगा और ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट जो होगा log k के बराबर होगा। हेलो हेलो श्रुति, 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 आवाज आ रहा है? होस्ट शिफ्ट करो, तुम होस्ट शेयर कर दो। होस्ट शेयर करो। हाँ सर चलो, नहीं हो रहा। अभी आवाज आ रहा है ना? यस सर। चलो, तो यहाँ पे बता रहे थे, ठीक है, देखो स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को, तो देखो ये ग्राफ हम लोग देख रहे थे, तो पीवी वर्सेस वी का ग्राफ। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ में बताए हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो वॉल्यूम का कुछ भी वैल्यू हो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का कोई भी वैल्यू हो, पी इंटू वी जो होगा जब भी कैलकुलेट करोगे तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह प्रेशर का कुछ भी वैल्यू हो, पी इंटू वी का वैल्यू इस ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये सारा ग्राफ जो अभी ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ये बॉयल्स लॉ के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है,
कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तभी हम लोग ये ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इस टाइप के एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना इसको कैसे करना है। क्वेश्चन है इसमें देखो कि ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। तो दो टेम्परेचर पे ये प्लॉट किया गया है। एक टेम्परेचर ये मान लेते हैं, ठीक है, और ये टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर का एज्यूम करते हैं T1 और ये है T2। ठीक है, तो ये दो टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट किया गया। इसमें तुमको कंपेयर करना है T1 और T2। कंपेयर T1 एंड T2, इन दोनों में कंपेयर करने कौन सा ग्रेटर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखो कैसे करते हैं, एक बता देते हैं। ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में देखोगे PV इक्वल टू nRT वाले में R तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और मोल भी हम लोग यहाँ पे फिक्स रख रहे हैं। ठीक है, फॉर ए फिक्स्ड मोल ऑफ गैस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो N और R जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वेरी क्या क्या कर सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम ये डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे किसी एक चीज को हम लोग कांस्टेंट कर लेते हैं। आइदर यहाँ पे ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो गया, दोनों केसेस में प्रेशर का वैल्यू सेम हो जाएगा। बताओ तो, अगर एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पे दोनों केसेस में प्रेशर क्या हो जाएगा, दोनों के लिए प्रेशर सेम हो जाएगा या नहीं होगा, बोलो। प्रेशर सेम होगा या नहीं होगा दोनों के लिए। रिस्पॉन्स, ठीक है, तो दोनों के लिए प्रेशर सेम हो जाएगा। तो पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक्स एक्सिस के अलोंग या एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया दोनों केसेस में। T1 और T2 दोनों केसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया। तो P अगर कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे रिलेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, P अगर कांस्टेंट है तो सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर यही दोनों तो वैरी करेगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर ये दोनों कैसे वैरी करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट ही हो गया, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब दोनों केसेस में प्रेशर सेम हो गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया। मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। तो यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है ये, और ये T2 के करस्पॉन्डिंग ये वॉल्यूम है ये, और T1 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है ये। तो हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम किस केस में ग्रेटर है, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं। तो ये वाला जो वॉल्यूम है ये वाला वॉल्यूम ग्रेटर है और ये वाला वॉल्यूम कम है। तो ये वॉल्यूम ग्रेटर है मतलब वो किसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, T1 के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम ड्रॉ कर रहे हैं वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू T2 के करस्पॉन्डिंग जो ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिसके केस में वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं T1 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कंपेयर करना है तो T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम लोग। किसी एक चीज को कांस्टेंट मान लोगे, यहाँ पे हम लोग पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किए थे तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया था। तो पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी में अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम और टेम्परेचर ये दोनों के बीच में हमको रिलेशन मिल जाएगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर ये दोनों क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। तो वॉल्यूम हम लोग ड्रॉ करके देखें तो T1 के केस में वॉल्यूम ज्यादा मिल रहा है, T2 के केस में वॉल्यूम कम मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये T1 ग्रेटर देन T2। ठीक है, समझ में आ गया सबको। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है। Yes, sir.
समझ में आया कि नहीं? हाँ या नहीं बोलो। आवाज कट रहा है तुम्हारा, फिर से बोलो। Yes, sir. चलो, तो ये अगर समझ में आ गया तो ये सारा चीज हम लोग अभी देख रहे थे बॉयल्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो एक बार इसके क्वेश्चंस देखना, एक बार एनसीईआरटी से ये पढ़ के देखना, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ के और बॉयल्स लॉ से रिलेटेड अभी जो क्वेश्चंस मिलेगा एनसीईआरटी में देखना दिया हुआ होगा, वो ट्राई कर सकते हो। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग चार्ल्स लॉ और उसके आगे एवोगाड्रो लॉ है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो सारा चीज हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ तक आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, बॉयल्स लॉ तक। यहाँ तक अच्छे से पढ़ के रखना तुम लोग, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं।